Hello guys, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। आज हमारा सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ईवीएस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसके 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हम लोग, जिसमें आपके 30-30 क्वेश्चन हैं एक सेट में। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग देखें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम सीटेट में आए हुए हैं। इसके अलावा आपके एच टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट हो या फिर छत्तीसगढ़ टेट हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आज हम करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा के विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? अब हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अंतः क्रियावादी। और क्यों होगा ये? तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि अगर कोई बालक है जिसको मानव संपर्क से ही दूर रख दिया जाए और बहुत समय तक उसको दूर रखा जाए, तो उसकी जो भाषा का विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो साक्ष्य है वो भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो अंतःक्रियावादी बल पर बल देता है, क्योंकि जब तक वो मनुष्य के साथ, मानव के साथ संपर्क में नहीं आएगा, अंतर्क्रिया नहीं होगी, समाज में नहीं रहेगा, तब तक उस बालक की जो भाषा विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो पॉइंट इसमें भी क्वेश्चन में दिया है कि जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। बाद में अगर भाषा के लिए कि भाषा सीख जाए बच्चा, उसके लिए कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे पूरी कर पाते हैं अगर बहुत लंबे समय तक उनको मानव संपर्क से दूर रखा जाता है तो। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो आपका जो ऑप्शन होगा सी वाला प्राधिकारिक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ने हैं तो जो आप लोगों का थ्योरी जो टॉपिक वाइज करवाऊंगा उन वीडियो को आप लोग देखिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जिसने थ्योरी ऑलरेडी की हुई है तो प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा सकते हैं, उनको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता चलूँगा कि इसका आंसर क्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? तो विकास के लिए यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह भी गलत है, क्योंकि जो विकास होता है वो पूर्वानुमान के अनुसार हो सकता है। जैसे बचपन में कोई बालक कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, ये देख करके कई लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बालक ये बनेगा या ये बालक ऐसा बनेगा, काफ़ी प्रतिभाशाली है ना, इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो ये बालक आगे चल करके क्रिकेटर बनेगा, है ना, आईएएस बनेगा या क्या बनेगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में आ जाए विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है, तो उसमें होना चाहिए आंसर यहाँ पे यह पूर्वानुमान के अनुसार सही होता है, या पूर्वानुमान के अनुसार होता है तो ये सही हो जाता, तो ये अपना सही नहीं होगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। याद रखिए जो विकास होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों की अंतःक्रिया से ही विकास होता है, तो जो ऑप्शन बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। डी अगर बात करें जो विकास है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, तो ये भी गलत है। जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी।
44 नंबर का क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशगति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाषा अर्जन यंत्र या तंत्र कह सकते हो, इंग्लिश में आप कह सकते हो उसको LAD। इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र कह सकते हो आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, भाषा अर्जन यंत्र। जब आप चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टर्म मिल जाएंगे कि LAD होता क्या है। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में मैंने बात की है, तो ये एक एक मनोवैज्ञानिक का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, विकास के पक्ष में जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो ये आपके होंगे समग्रता और संपूर्णता से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 46 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है? जब वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक उसमें टर्म होता है स्काफोल्डिंग। अब स्काफोल्डिंग होती क्या है कि जब कोई व्यक्ति बालक से ज़्यादा जानता हो, नॉलेजेबल हो, तो उसकी सहायता लेकर के जो बालक है वो आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकता है। उसे ही आप कहते हैं स्काफ फोल्डिंग, हिंदी में पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। तो कोई भी ऑप्शन आपका आ सकता है, पाड़ आ जाए या फिर ढांचा या फिर स्काफ फोल्डिंग। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। 47 नंबर का क्वेश्चन है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया के द्वारा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हेंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जब आप उसके चरण पढ़ेंगे पूरे तो आपको समझ में आ जाएगा। हेंज की एक स्टोरी है जिसमें हेंज की वाइफ बीमार रहती है, तो वह मेडिकल जाता है। तो वो मेडिकल की जो दवा होती है वो काफ़ी महंगी होती है, हेंज उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसने रिक्वेस्ट की कि मैं आपके बाकी जो बचेंगे पैसे बाद में वापस कर दूंगा। और वो मेडिकल वाले ने खुद दवाई बनाई थी जिसकी वजह से उससे वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाह रहा था। तो फिर हेंज ने क्या किया कि एक दिन जाकर के चोरी कर ली उस दवाई की रात में। ये स्टोरी है पूरी। तो उसी स्टोरी के बारे में एक तर्क दिया गया है। जब वो स्टोरी किसी बच्चे को सुनाई जाएगी फिर उसका जो रिस्पॉन्स आया कि जो हेंज ने दवाई चोरी की है ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब उसको ये डर है कि उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो ये कौन सा चरण होगा उसका? तो यहाँ पर देखिए, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का जो चरण है उसका पालन करता है बालक। तभी तो उसे है कि अगर वो चोरी किया है तो वो पकड़ा जाएगा और उसे दंड मिलेगा। समझ में आ गया आपको? हेंज की स्टोरी बहुत अच्छे से पूरी है क्या, उसे जब मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पूरी थ्योरी करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बड़ा बड़ा बता दिया कि ये स्टोरी क्या थी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वार्गोत्स्की क्या कहते हैं? तो वो व्यक्तिगत वार्ता होती है, अपने आप से बात करना, है ना। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि अपने आप से ही बात करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए खेल रहे हैं वो बच्चे खिलौनों के साथ, है ना। मान लीजिए कई कलर की कुछ गोटियां हैं, कंचे हैं कुछ, तो वो मन ही मन खुद से बात करेंगे, यार लाल कलर की जो रंग बिरंगी गोली थी वो कहाँ है ना।
ब्लू कलर का कांच यहाँ लगा देता हूँ, खुद से बातें ऐसे करता है, तो वो क्या होती है? व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, अनुभव अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्कीमा। ये आपको पियाजे के सिद्धांत में ये वर्ड मिल जाएगा, जिसने भी पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा। स्कीमा होता क्या है कि वो एक तरह से माइंड मैप कह सकते हो। माइंड में क्या होता है, किसी चीज़ का जब अनुभव होता है तो दिमाग में क्या हो जाता है, उसका पूरा नक्शा तैयार हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर है पियाजे के अनुसार। अब आप कहेंगे यहाँ पर मानसिक मैप दिया हुआ है तो क्या राइट आंसर ये नहीं हो सकता? तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूछा क्या है, पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो उस वर्ड का नाम क्या है पियाजे के अनुसार? स्कीमा है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। जिसने भी पढ़ा है वो तो आंसर आराम से लगा देगा। वर्णन है एक तरह का अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये आपका जो चरण होगा, ये वाला हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्योंकि जब कोई बालक हो, जब वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में पहुंच जाता है तो ना ही वो कानून को मानता है और ना ही समाज के नियम कानून को मानता है। वो ऐसा कार्य करता है जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो, उस हिसाब से सोचता भी है और करता भी है। तो इस वर्णन में यही पॉइंट समझाया गया है कि जो ना तो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रमुख कौशल है? जैसे तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता जब हो जाती है तब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये पियाजे की सिद्धांत में आपको अवस्थाएं मिलेंगी। 53 नंबर का क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगॉत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को देखते हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? देखिए, विकास के जो व्यापक आयाम है वो कौन कौन से हैं? आपका एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और एक होता है आपका संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये चारों आपके विकास के ब्रॉड डोमेन कहलाते हैं, यानी कि व्यापक आयाम कहलाते हैं ये चारों। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो आपका जो परिवार होता है, तो समाजीकरण वहीं से स्टार्ट होता है बच्चे का, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा परिवार के साथ ही रहता है, परिवार से ही समाजीकरण सीखता है। और अगर बात करें प्राथमिक समाजीकरण तो हो गया आपका परिवार। अगर हम बात कर लें कि द्वितीय समाजीकरण का माध्यम क्या हो सकता है, तो वो आपका विद्यालय हो सकता है। ठीक है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण कि ये कौन सी एजेंसियां हैं? 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें परिवार एवं पास पड़ोस, आस पड़ोस, ठीक है, बच्चों के समाजीकरण की क्या है? प्राथमिक एजेंसियां हैं। जैसे परिवार हो गए, आसपास के लोग हो गए, ये प्राथमिक एजेंसियां कहलाएंगी। जैसे विद्यालय हो गया है आपका, ये आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के स्रोत कहलाएंगे। तो प्राथमिक एजेंसियां कौन कौन सी हैं? परिवार, पास पड़ोस, ये आपकी प्राथमिक एजेंसियां हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जो संरचनावादी उपागम होते हैं वो कहते हैं कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब 58 नंबर का क्वेश्चन है, उसको पूरा पढ़िए, समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने को कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उनके अनुसार नूर का कथन किसको दर्शाता है? तो पहले तो टिट फॉर टैट वाला है कि जैसे को तैसा, यानी कि आदान प्रदान। कल मैंने आपके साथ शेयर किया, आज मेरे साथ आप शेयर करिए। तो ये तो हो गया कथन का आदान प्रदान अभिविन्यास। प्रारूप को अब किस अवस्था में? तो ये कन्वेंशनल अवस्था है, यानी कि परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। तो आपको इसके लिए क्या होना जरूरी है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा आपका। 59 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बालक के विकास की बात की जा रही है, कौन सा सही है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। तो बिल्कुल याद रखिए कि बालक और बालिकाओं की जो विकास की गति वो कभी भी समान नहीं होती है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। मैंने ऊपर इसका आंसर एक बताया हुआ था कि जो हमारा विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर रहता है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, जो सी ऑप्शन है। तो मैंने बताया था कि यह आपका पर्यावरण और आनुवंशिकी के अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो अगर कोई एक ऑप्शन में दे दिया जाए कि यह पर्यावरण का परिणाम है या फिर यह आनुवंशिकी का परिणाम है तो आपका वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बात कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर। तो आपके जो ऑप्शन दिए हैं, मांसपेशी ताकत में वृद्धि, तो ये असत्य नहीं है, ये तो सत्य है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, यह असत्य है आपका, क्योंकि शरीर के अनुपात में परिवर्तन होगा जब शरीर का विकास होगा तो उसके अनुपात में भी परिवर्तन होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी हाइट थी उतना ही उसका वेट रहे, है ना, या फिर उतनी ही उसकी विड्थ रहे, चौड़ाई रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनके अनुपात में भी परिवर्तन होता है जब विकास होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये गलत है। तो गलत ही पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। 30 क्वेश्चन करने वाले थे आज भी हम, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 41 से ले लिया। इस पीडीएफ में मेरे पास 41 से थे, तो मैंने आपको 41 to 60 बता दिए। जब अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वो साथ में 10 क्वेश्चन वो ले लेंगे और 30 आपके अगले वाले प्रैक्टिस सेट के लिए, तो टोटल 40 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, जो लोग भी सी टेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं या फिर MP टेट वर्ग 3 की आने वाले तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। CDP आपका PRT लेवल पर आता ही आता है 30 मार्क्स का, और आप लोगों का जो सब्जेक्ट की पेडोलॉजी है वो भी इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम एक वीडियो थ्योरी सेक्शन का लेकर के आएंगे, और अपना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये चलता रहेगा कंटिन्यूअस। जैसे EVS के 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। CDP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो प्रैक्टिस सेट आपने ना लगाए हों उनको जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हों, है ना, आपको नॉलेज दे रहे हों, आपकी प्रैक्टिस हो रही हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है ताकि और सारे लोग जुड़ें और हम लोग लगातार इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा।